इस वीडियो में हम कक्षा 8 का पाठ 9 जो कि एनसीईआरटी गणित का है, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण, इस वीडियो में हम करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये इस चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। यानी कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो जब आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का ही नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चर क्या होते हैं, इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो चर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि x, y, z या फिर a, b, c, ये सब, यानी जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो वे हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और दूसरी तरफ अचर क्या होते हैं, अचर हमारे जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब, यानी कि जो गिनती के होते हैं वे हमारे अचर होते हैं, यानी इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब हम चर और अचर का आपस में गुणा कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक व्यंजक बन जाता है, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि चर मान लेते हैं कोई एक, हम x मान लेते हैं, गुणा अचर मान लेते हैं कोई, जैसे कि 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर x और 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x। अब ये जो हमारा 2x है यही क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो आई होप आपको बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या होते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x + 8 ये भी हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरह से x - 5 ये भी बीजीय व्यंजक है। इसी तरह से 4xy + 7 और इसी तरह से 8x² ये सारे क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने समझा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि हमारा है पद, इसके अलावा गुणनखंड और गुणांक। तो यहाँ पर पद, गुणनखंड और गुणांक ये क्या होते हैं, इनको अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बीजीय व्यंजक का, जैसे कि 2x + 8 ये हमने एक एग्जांपल लिया, बीजीय व्यंजक है हमारा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये 2x + 8 है, इसमें हमारा एक चिन्ह आ गया है, ये प्लस का। तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये इस पूरे बीजीय व्यंजक को क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट दे रहा है। एक तो हमारा ये भाग हो गया 2x और एक हमारा हो गया 8। तो ये जो हमारा ये प्लस या माइनस का जो चिन्ह होते हैं वो बीजीय व्यंजक को 2 या अधिक हिस्सों में बांट देते हैं। तो यही हमारे जो हिस्से होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि ये हमारा 2x जो है ये एक पद हो गया। इसी तरह से हमारा जो 8 है ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, तो ये हमारे पद होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4xy + 2x - 5। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा, इसमें कितने पद हो जाएंगे, एक तो हमारा ये 4xy एक पद हो गया, क्योंकि 4xy के बाद ये प्लस का चिन्ह आ गया है तो ये हमारा एक पद हो गया। इसी तरह से प्लस के बाद ये 2x है और यहाँ पे भी माइनस आ गया, यानी कि ये हमारा एक पद हो जाएगा 2x। इसी तरह से ये हमारा -5 एक पद हो गए। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर्स भी कहते हैं और पद को हम टर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब हम गुणनखंड को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल कि हमारे पास एक बीजीय व्यंजक 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा ये 2x है ये कैसे बना हुआ है, 2 और x का गुणा करने पे। तो ये जो हमारा यहाँ पर 2 और x है यही क्या है, हमारे गुणनखंड है। 2 भी हमारा गुणनखंड है और x भी हमारा गुणनखंड है। इसी तरह से ये हमारे गुणनखंड होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4xy। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमारा 4xy कैसे बना है, 4 × x × y, इनको आपस में गुणा करने के बाद 4xy बना हुआ है। तो ये सारे 4x और y ये सारे क्या है, हमारे गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया, पद समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि गुणांक क्या होता है।
तो देखिए गुणांक अब हम समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 2x हमारा एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें आप देखेंगे कि 2x हमारा कैसे बना है, 2 और x का गुणा करने पे, जैसा कि यहाँ पर भी हमने समझा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें संख्या वाला गुणनखंड है, यानी कि ये 2 जो है ये क्या है, हमारा एक संख्या वाला गुणनखंड है। ठीक है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जो हमारा गुणनखंड एक संख्या हो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, या फिर इसको हम संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं। तो आई होप आपको गुणांक समझ में आ गया कि क्या होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये 4xy है, इसमें हमारे क्या क्या है, कैसे 4xy बना है, 4x और y को गुणा करने पे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें संख्या वाला गुणनखंड है वो कौन सा है, ये 4 है, तो यही हमारा क्या है, इसमें ये गुणांक है। ठीक है, तो आई होप आपको गुणांक समझ में आ गया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जो हमारा संख्या वाला गुणनखंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है कि एकपदी, द्विपद एवं बहुपद। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकपदी, द्विपद एवं बहुपद क्या होते हैं इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा ये 6x है, 6x में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ ये एक ही पद है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x², इसमें भी क्या है, हमारा सिर्फ एक ही पद है, ये पूरा 5x², तो ये भी हमारा क्या है, एक पदी है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक पदी के उदाहरण। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि द्विपद क्या होता है। तो देखिए द्विपद में क्या होता है कि जैसे ये हमारा 3y + 4 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पद हैं, यानी कि ये हमारा एक 3y भी इसमें है और एक ये 4 भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पद है इस बीजीय व्यंजक में, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, जैसे कि 5x - 4, ये भी क्या है, हमारा द्विपद है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं द्विपद। अब हम यहाँ पर समझते हैं एक और हमारा होता है त्रिपद। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि त्रिपद क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए जैसा कि एक पदी में हमारे एक पद होते हैं, द्विपदी में हमारे 2 पद होते हैं और त्रिपद में हमारे क्या होते हैं कि 3 पद होते हैं। जैसे कि 4x² - 2x + 5, ये हमारा क्या है, एक त्रिपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप 3 पद है, एक हमारा ये 4x², एक ये -2x और एक ये 5। इस तरह से जिस भी बीजीय व्यंजक में हमारे 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा एक पदी, द्विपद और त्रिपद क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए बहुपद हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा एक पदी में एक पद होता है, द्विपद में 2 पद और त्रिपद में 3 पद, इसी तरह से बहुपद में बहुत सारे पद नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा बहुपद होता है वो हमारा एक पदी भी हो सकता है, द्विपद भी हो सकता है और त्रिपद भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुपद में एक पदी भी आ सकते हैं, द्विपद भी आ सकते हैं और त्रिपद भी आ सकते हैं। देखिए एक हम बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 4x + 2y - 5z + 8। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। हम यहाँ पर इस 6x को भी एक बहुपद कह सकते हैं, इस 5x² को भी बहुपद कह सकते हैं, इस 3y + 4 को भी और ये 4x² - 2x + 5 को भी। यानी कि जितने भी एक पदी, द्विपद या त्रिपद होते हैं इन सभी को भी हम बहुपद कह सकते हैं, लेकिन सभी बहुपद को हम एक पदी, द्विपद या त्रिपद नहीं कह सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पर समझाया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समान एवं असमान पद। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ बीजीय व्यंजक के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला हमारा इसमें क्या है कि 7x है और दूसरा ये 14x है। तो समान पद हम उन सभी पदों को कहते हैं जिनका जो हमारा ये चर होता है वो हमारा क्या होता है, एक जैसा हो।
ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान पद। जैसे कि यहाँ पर 7x और ये 14x, दोनों में आप देख रहे हैं कि x इन दोनों में ही है। इसी तरह से यहाँ पर इस तीसरे वाले में भी आप देख सकते हैं x इसमें भी है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारा 7x, 14x और ये माइनस का 13x, तीनों क्या हैं, समान पद हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे होते हैं समान पद। और असमान पद बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि जिन भी बीजीय व्यंजक में जो चर होता है वो एक जैसे ना हो। जैसे कि यहाँ पर -13x और 5x स्क्वायर, ये दोनों क्या है कि असमान पद है, क्योंकि इनके जो चर हैं वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समान पद और असमान पद समझ में आ गया है। देखिए, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, इसका इस्तेमाल हम वहां पर ज्यादातर करते हैं जहां पर हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, इन सभी बीजीय व्यंजकों में अगर हम समान पदों को एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला हमारा ये 7x, इसका समान पद कौन सा हो जाएगा, ये 14x और ये माइनस का 13x, ये तीनों क्या है, हमारे समान पद हैं। इसी तरह से देखिए 5x स्क्वायर, इसके अलावा हमारा इसमें आप देख रहे हैं कि ये -9x स्क्वायर, ये दोनों भी क्या है, समान पद है, क्योंकि इनके आप देख सकते हैं जो चर हैं इसमें भी x स्क्वायर है और इसमें भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों भी क्या है, समान पद हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये 7xy है ये, और इसी तरह से हमारा जो ये माइनस का 5yx है, ये भी हमारे क्या है कि समान पद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर xy है लेकिन वहां पर yx है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर xy और yx ये बस आगे पीछे लिख दिया गया है। यहाँ पर समझिए कि जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 2 गुणा 4 या फिर 4 गुणा 2 लिखूं, बात तो दोनों में एक ही है। इसी तरह से ये हमारा xy लिखा जाए या फिर yx लिखा जाए, ये भी हमारा एक ही के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या है, 7xy और -5yx, ये दोनों भी क्या है, समान पद हैं। तो इस तरह से ये हमारे हो गए। अब अगर हम बात करना चाहें कि जैसे हमारा जो ये 7x है और जो हमारा ये 7xy है, क्या ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान पद नहीं है, क्योंकि इनके आप देख रहे हैं कि जो चर हैं वो एक जैसे नहीं है। तो इस तरह से हमारे समान और असमान पद ये होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसका हम ज्यादातर यूज कब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते या घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 7x और 14x को हमें जोड़ना है, तो हम इस तरह से जोड़ेंगे 7x प्लस 14x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 और 14 को, यानी कि दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 21, और x को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x। इसको हम एक ही बार लिखेंगे चर को। तो इस तरह से ये हम समान और असमान पदों का यूज ज्यादातर बीजीय व्यंजकों को जोड़ने या घटाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जैसे 7x है और 5x स्क्वायर है, दोनों को जोड़ना है, तो ये हमारे आप देखेंगे कि दोनों असमान पद हैं, यानी कि इसका x है और इसका x स्क्वायर है। तो इसको हम जोड़ना चाहें तो ये हमारा नहीं जुड़ेगा, यही हमारा आंसर रहेगा, यानी 7x प्लस 5x स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समान और असमान पद होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। तो देखिए इसमें हमारा क्या है कि इसमें हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ और घटाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि हमारे पास दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, एक तो 3x प्लस 8y और दूसरा है 5x प्लस 2y। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी इन दोनों का योग करना है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, जैसा कि हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में, कि जैसे हम क्या करेंगे 3x प्लस 8y, और इसी तरह से हमें योग करना है तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और ये 5x प्लस 2y, इनको हम कैसे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 5x, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस ये 8y प्लस 2y, ये हमारा हो जाएगा 10y। तो ये एक तो तरीका हमारा ये होता है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरा तरीका यहाँ पर सीखेंगे, जिस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों को योग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, और इसी तरह से एक और बीजीय व्यंजक है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, और इसी तरह से माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy।
इनको आपको जोड़ना है, यानी इनका योग करना है। तो देखिए हम दूसरे तरीका का उपयोग करके कैसे इनका जोड़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला बीजीय व्यंजक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेम लिख लेंगे एज इट इज। जैसे कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, इसको हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये दूसरा वाला बीजीय व्यंजक है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पहला वाला पद देखेंगे जो कि 4yz है। तो ये जो 4yz है इसका हम चर देखेंगे, यानी कि ये जो हमारा पद है इसमें से कौन सा पद के समान है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4yz और ये 5yz, तो इन दोनों का पद क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे कि इसी के नीचे इस वाले पद को लिख लेंगे। तो ये हमारा 4yz है, इस 5yz के नीचे इस तरह से लिख लेंगे 4yz। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से 9zx को देखेंगे। अब ये जो 9zx है इसको हम देखेंगे इसमें से किसके समान है, यानी कि ये वाला पद इनमें से किसके समान है। तो आप देखेंगे कि 9zx और हमारा ये माइनस का 3zx दोनों समान पद हैं। तो इसी के नीचे हम इस वाले को लिख लेंगे, यानी कि ये हमारा प्लस 9zx, इसके नीचे हमने लिख लिया। अब बच गया माइनस 4y। तो इसमें से आप देखेंगे कि हमारा कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो कि जिसका चर y हो। तो इसलिए हम इस माइनस 4y को अलग से इधर लिख लेंगे माइनस 4y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने कर लिया दूसरे वाले व्यंजक को। अब ये तीसरा वाला व्यंजक रह गया, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे जैसा हमने ये वाला किया। सबसे पहले माइनस 3xz को देखेंगे, तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा पद इसके समान है। तो देखेंगे आपकी माइनस 3xz हमारा जो है वो इस माइनस 3zx और प्लस 9zx के समान है। यहाँ पर देखिए xz लिखा है लेकिन यहाँ पर zx लिखा है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भी हमारे क्या है, समान ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को इनके नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3zx। ठीक है, अब देखेंगे ये 5x को, तो आप देखेंगे कि 5x वाला इनमें से कोई सा भी इसके समान पद नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर ही लिख लेंगे 5x। ठीक है, अब हमारा ये रह गया माइनस का 2xy। तो आप देखेंगे कि माइनस 2xy वाला पद इसमें ये है इसके समान। ठीक है, तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे ऐसे माइनस 2xy। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इनको हम ऐसे प्लस कर लेंगे। अब तो देखिए ये 7xy और ये माइनस का 2xy, तो 7xy में से 2xy माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5xy। और ये हमारा यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस आ गया, और 5 और 4 ये 9 और ये yz हमने उतार दिया। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस का 3zx प्लस का 9zx, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 9zx में से 3zx माइनस होगा, क्या बचेगा, 6zx। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है जस्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा 6zx में से क्या होगा, माइनस होगा ये 3zx, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो 6zx में से माइनस करेंगे 3zx, तो क्या बचेगा, 3zx, और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। बड़ी संख्या के साथ यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैंने प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी संख्या के साथ प्लस है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि प्लस माना जाएगा। तो इस तरह से ये है। अब इसके बाद क्या बच गया हमारा, ये प्लस का 5x और ये हमारा बच गया माइनस का 4y। इसको एज इट इज उतार दिया हमने, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल सिंगल है, इनके ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा आ गया यहाँ पर, यही हमारा क्या है, इन सभी का योग है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम बीजीय व्यंजकों का योग करते हैं। अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों को हम घटाते कैसे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे पहले हमने सीखा हुआ है उस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4 ये हमारा एक व्यंजक है, और 2x माइनस 5 ये हमारा कोई बीजीय व्यंजक है 2। अब हमें इन दोनों का घटाना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 5x प्लस 4 को सेम लिखेंगे, और हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये 2x माइनस 5 को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम 5x प्लस 4 को सेम लिखेंगे, ये माइनस और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस, और ये हमारा 2x। अब इसी तरह से इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 5।
तो यहाँ से देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5x माइनस का 2x, तो 5x और इस 2x को हम क्या करेंगे यहाँ इसके साथ लिख लेंगे, तो ये हमारा माइनस का 2x इसको इस 5x के बाद लिख लिया और हमारे पास क्या बचा, अब ये बच गया प्लस का 4, इसको लिख लिया और प्लस के 5 को यहाँ लिख लिया। हमने क्या किया है कि ये हमारे अलग अलग थे सभी पद जो थे समान वाले, ये 5x का और माइनस 2x का ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, हमने इनको एक एक साथ लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए अब 5x में से 2x माइनस होगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 3x और ये प्लस 4 प्लस 5 कितने हो गए, प्लस के 9। तो एक तो तरीका ये हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि हम कैसे बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीका सीखेंगे, जैसा हमने पीछे बात किया कि हम इनका योग कैसे किए थे वैसे ही हम इनको घटाएंगे भी, बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 7x² माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, इसमें से हमें घटाना है क्या, ये 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। ठीक है, तो इस वाले व्यंजक में से हमें ये वाला व्यंजक घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पहले वाले बीजीय व्यंजक को सेम लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा दूसरा वाला बीजीय व्यंजक है जो हमें घटाना है उसको हम इनके नीचे लिखेंगे। कैसे, हम देखेंगे समान पदों को, तो ये 5x स्क्वायर और ये 7x स्क्वायर इसके नीचे हम लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा क्या है, माइनस का 4y स्क्वायर, तो आप देखेंगे y स्क्वायर वाला कौन सा पद है, ये 8y स्क्वायर, तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर। अब क्या रह गया, ये हमारा y वाला पद यानी 6y है और इधर हम देखेंगे y वाला कौन सा है, ये, तो इसके हम नीचे लिख लेंगे 6y। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, माइनस का 3, तो ऊपर हमारा कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो इसके समान हो, तो इसलिए इसको हम इधर साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या करना रह गया कि हम क्या करते हैं घटा वाले में, सिर्फ जोड़ वाले में नहीं, सिर्फ घटा वाले बीजीय व्यंजकों में, कि जो हमारा ये नीचे वाले पद हमने लिखे हैं इनका जो चिन्ह है उसका अपोजिट चिन्ह हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये 5x स्क्वायर हमारा प्लस का है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्लस का उल्टा यानी माइनस होगा, तो माइनस को इसके नीचे लिख लेंगे। ऐसे ही हम सबके साथ कर लेंगे, नीचे वालों के साथ सिर्फ। तो देखिए ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है घटा वाले बीजीय व्यंजकों के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे 5x स्क्वायर है इसके आगे जो प्लस का है उनको हम भूल जाएंगे, हमारा जो पहले से लगा हुआ चिन्ह था सभी के साथ उनको हमें भूल जाना है और जो हमने इनका निशान चेंज कर दिया वो हमें मानना है। जैसे कि हमें ये मानेंगे कि माइनस 5x स्क्वायर है, इसको मानेंगे प्लस का 4y स्क्वायर है, इस तरह से। तो देखिए अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इनको सॉल्व। 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पर सेम आ जाएगा माइनस का 4xy, इसी तरह से प्लस का 8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 8 और 4 12 और ये y स्क्वायर, ये हमारा क्या है प्लस का 5x, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और ये माइनस 3y माइनस 6y, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 3 9y, और निशान कौन सा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या 6 है और इसके साथ माइनस है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर प्लस का 3, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम बीजीय व्यंजकों का योग और घटाना कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक पदी को एक पदी से गुणा करना। देखिए हम कैसे करेंगे ये, जैसे कि हम मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है ये x, ये क्या है हमारा एक पदी का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास 3y, ये अभी हमारा एक पदी का उदाहरण है। तो हमें इन दोनों का अगर गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया x, गुणा करना है तो ये आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और ये 3y हमारा कैसे बना है 3 गुणा y करके। तो यहां से अब अगर हम इनका गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x 3 और y इनका हम गुणा कर देंगे तो हमारा ये संख्या पहले लिखा जाएगा यानी कि 3 फिर ये x और y,
तो इस तरह से हमने x और 3y का गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया 3xy, यानी कि ये पूरा हमारा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पदी को एक पदी से गुणा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x है और दूसरा है 4x²। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए ये जो हमारा 2x है ये कैसे बना है, 2 और x का गुणा करके, और ये हमें गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह, ये 4, और ये हमारा x² कैसे बनेगा, हम अगर x का x से गुणा कर देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए जो हमारा चर होता है उसकी जो घातें होती हैं वो गुणा करते समय जुड़ जाती है। जैसे कि x और x इनकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो गुणा करते समय इसको हम एक बार लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, तो x और x का गुणा किया तो x² है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इनको हम गुणा कर देंगे, ये हमारा सबसे पहले संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 और 4, 2 चौक 8 हो गया, ये x और ये x 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x की घात 3। तो ये हमारा हो गया 2x और 4x² का गुणा करने पर 8x³। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे ये तो दो पद थे, एक ये x 3y, इसी तरह से 2x और 4x²। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 3 पद दिया गया हो, जैसे कि 5x, इसके अलावा 2y, इसके अलावा 3z, तब हम कैसे करेंगे? तब भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए ये 5x हमारा हो गया, गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह, ये 2y, फिर हमारा गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये 3z। तो कैसे कर देंगे? सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे, ये 5, 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो 30 आ गया, और ये x, ये y, ये z, तीनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा xyz। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया गया है 3xy और दूसरा दिया गया है 2x²y²। इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3xy गुणा का चिन्ह, और ये 2x²y²। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले 3 और 2 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 6, और ये x और ये x² कितने हो जाएंगे, x³ और ये y² कितने हो जाएंगे, y³। तो ये आ गया हमारा आंसर इन दोनों का गुणा करने पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये समझा हमने कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक पदी को बहुपद से गुणा करना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि एक पदी को हम द्विपद से कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पदी का, जैसे कि 3x, और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विपद का, जैसे कि 5y+2। अब हमें इनका गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3x को सेम लिख लेंगे, अब गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह, और ये 5y+2 हमारा ये जो है इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 5y+2 इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले जो ये हमारा एक पदी है और ये ब्रैकेट में जो ये हमारा द्विपद है, इसमें हम इस एक पदी को यानी 3x को पहले इस वाले पद से गुणा करेंगे ब्रैकेट के, यानी कि 5y से। तो 3x को हम 5y से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, और ये x y। इसी तरह से ये हमारा है यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब हम 3x का इस 2 से गुणा करेंगे अब, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3x का 2 से गुणा करने पर 6x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम एक पदी को द्विपद से कैसे गुणा करते हैं। जो हमारा ये ब्रैकेट के बाहर एक पदी होता है, इसको ब्रैकेट के अंदर द्विपद जो होता है दोनों पद, उस एक पदी को हम इस ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा करते हैं एक एक बार। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया इसका 3x का 5y+2 से गुणा करने पर 15xy+6x। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एक पदी को द्विपद से गुणा कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक पदी होता है, इस एक पदी को हम त्रिपद से कैसे गुणा करते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि त्रिपद से कैसे गुणा किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पदी है एक 3p। ठीक है, अब हमें इसका गुणा करना है किससे, त्रिपद से। त्रिपद मान लेते हैं 4p² + 5p + 7। तो हमें इसमें गुणा करना है, कैसे करेंगे, इस 3p को सेम लिख देंगे, और गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह, और ये 4p² + 5p + 7 जो है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये 4p² हो जाएगा, प्लस का 5p हो जाएगा, प्लस का 7, इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने इसमें किया था कि 3x जो हमारा बाहर था ब्रैकेट के, उसको ब्रैकेट के अंदर सभी से गुणा किया था, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले 3p का इस 4p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और p स्क्वायर कितने हो जाएंगे, p का क्यूब। इसी तरह से ये प्लस का चिन्ह, अब 3p का हम क्या करेंगे, इस 5p से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 और p कितने हो गए, p स्क्वायर। फिर ये प्लस 7 का, अब 3p जो है इसका हम गुणा कर देंगे इस 7 से तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये p। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है एक पदी, उसको ब्रैकेट के अंदर सभी से गुणा किया। तो इस तरह से ये हमारा तरीका होता है एक पदी को द्विपद से गुणा करने पर और एक पदी को त्रिपद से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहुपद को बहुपद से गुणा करना। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बहुपद हमारे क्या होता है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि बहुपद हमारा एक पदी भी हो सकता है, द्विपद भी हो सकता है और त्रिपद भी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें बहुपद को बहुपद से गुणा करना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद है 3a + 4b और दूसरा कोई बहुपद है हमारे पास 2a + 3b। ठीक है, हमें इन दोनों का गुणा करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास 3a + 4b है, इसको हम सेम लिख लेंगे एज इट इज ब्रैकेट के अंदर, और गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। और ये 2a + 3b जो है इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो हमारा ये पहला वाला पद है, यानी कि जो है हमारा पहले वाले बहुपद में जो ये पहला पद है 3a, इसका इस दूसरे वाले बहुपद का जो पहला पद है उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 3a का पहले इस 2a से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6, a और a स्क्वायर। इसी तरह से इस 3a का अब इस दूसरे पद से गुणा करेंगे दूसरे वाले बहुपद के, यानी कि 3a का अब हम क्या करेंगे, इस 3b से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 तिया 9 और ये a और b कितने हो गए, ab हो गए। ठीक है, और फिर हमारा ये अब हो गया। अब देखिए इस 4b है जो हमारा पहले वाला बहुपद में जो दूसरा पद है 4b, इसका अब हम इस दोनों से गुणा करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए 4b का सबसे पहले इस 2a से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना का 8, a और b ab। इसी तरह से 4b का अब इस 3b से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, b और b स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे यहाँ से कि 6a स्क्वायर है तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ऐसा हमारे पास यहाँ पर कोई और समान पद नहीं है। अब देखिए 9ab + 8ab दोनों हमारे समान पद हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, 9ab और 8ab, 9 और 8 हमारे हो जाएंगे 17 और ये ab को एक बार लिख देंगे प्लस का ये हमारा है 12b स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर बहुपद को बहुपद से कैसे गुणा किया जाता है ये समझा। अब एक और पॉइंट इसी में हम समझ लेते हैं जो कि हमारा क्या है, द्विपद को त्रिपद से गुणा करना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विपद को त्रिपद से कैसे गुणा किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक द्विपद है a + 7, ये हमारा एक द्विपद है, इसका हमें गुणा करना है एक अन्य त्रिपद से जो कि हमारा क्या है, a² + 3a + 5। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया एक द्विपद, ये हमारा हो गया एक त्रिपद। तो दोनों का गुणा हम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया सेम ऐसे ही, पहले इस a का इस दूसरे वाले त्रिपद में इस पहले पद में गुणेंगे, यानी कि a का पहले a स्क्वायर से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a का क्यूब। फिर a का अब इस 3a से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब a का हम क्या करेंगे, इस 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5a। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस 7 का इन तीनों पदों से गुणा करेंगे तो 7 का पहले हम a स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 7a स्क्वायर। इसी तरह से 7 का अब हम क्या करेंगे, इस 3a से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21a। इसी तरह से ये 7 का अब हम इस 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम समान पदों को देख लेते हैं। ये a का क्यूब हमारा यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है पद जो कि इसके समान हो, तो ये हमारा लिख दिया हमने। ये प्लस का 3a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के 7a स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे क्योंकि दोनों समान पद हैं ये और ये। तो 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर कितने हो गए, 10a स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारा 5a और ये 21 है, ये दोनों भी समान है तो ये हो जाएंगे 5a + 21a 26a हो जाएंगे।
और ये प्लस का 35। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर, यानी कि द्विपद को त्रिपद से कैसे गुणा किया जाता है ये हमने यहाँ पर सीखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्व समीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका सबसे पहले परिभाषा लिख दिया है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीका कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में 4 हमें सर्व समीकाएं दी गई हैं। सर्व समीका को हम जनरली सूत्र भी कहते हैं, यानी कि फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सर्व समीका की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो चारों सर्व समीकाएं हम करेंगे यहाँ पर, इसमें ये आपको चारों ध्यान में रखना है, चारों आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इनका हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसका हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या है कि इसमें हम इस वाले फॉर्मूला यानी कि इस वाले सर्व समीका का उपयोग करेंगे सॉल्व करने के लिए। कैसे, ये जो हमारा 2x है ये हमारा a हो जाएगा, ये प्लस, और ये जो 3y है ये b हो जाएगा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पहचान लेना है कि चारों सर्व समीकाएं जो कि इस वीडियो में हम करेंगे उनमें से कौन सा यूज होगा क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें यही वाला सर्व समीका लगेगा या फिर कोई और, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको ये पहचानना है कि कौन सा सर्व समीका इसमें यूज हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्व समीका हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सर्व समीका के लिए उपयोग कैसे करेंगे हम, हमारा इसमें a क्या है 2x, तो ये हमने लिख दिया, ये प्लस b क्या है हमारा 3y, और इसका क्या है स्क्वायर, बराबर के इधर हमारा क्या है a स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 2x और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ गया प्लस। हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्व समीका पे हम मान रख दे रहे हैं इनका, तो हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर, प्लस आ गया, और ये 2 है तो 2 हो गया, a क्या है हमारा 2x, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 2x, और b क्या है 3y, तो ये हमने लिख दिया 3y। आप ब्रैकेट की जगह यहाँ पे गुणा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, और b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम करते हैं, प्लस ये 2 हमारा ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो 2 का 2x से गुणा होगा 4x, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, यानी 4x प्लस 3y, 4 तिया 12xy, ये आ गया हमारा, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ये अब आगे हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्व समीका a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ओके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सर्व समीका की बात करते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली जो हमारी सर्व समीका है यानी कि जो हमारा सूत्र है वो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा हो जाएगा a, ये माइनस, और ये हो जाएगा b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा इसका सूत्र। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जैसा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में किया था, हमने सूत्र पे मान रख दिया था, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले a हमारा क्या है 4p, फिर हमारा माइनस b क्या है 3q, इसका स्क्वायर, बराबर में हमारा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, और ये फिर 2 है तो 2 लिखा हमने, और फिर a कितना है 4p, और फिर b कितना है 3q, तो ये हमने लिख दिया 3q, फिर ये प्लस का चिन्ह, और ये हमारा b स्क्वायर है, और b कितना है 3q, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और p का स्क्वायर हो जाएगा
p स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस, अब 2 का 4 से गुणा होगा, 2 चौक 8, 8 का इस 3 से गुणा होगा, 8 तिया 24, और p और q का गुणा होगा pq। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस का चिन्ह आ गया यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सरल समीका। अब देखिए यहाँ पर तीसरे सरल समीका की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है कि अगर आपके पास a प्लस बी और इसी तरह से a माइनस बी दिया गया है, तो इसका हमारा क्या होता है सूत्र कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं इस सरल समीकरण का, कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 3/2m प्लस 2/3n, इसी तरह से 3/2m माइनस 2/3n। ठीक है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा पूरा, ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा a, ये प्लस ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा b, तो a प्लस b बन गया। इसी तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा a, ये माइनस ये पूरा हो जाएगा b, तो a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र लग गया। यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये सूत्र हमारा अप्लाई होगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम, इसके बराबर में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 3/2m प्लस 2/3n, और ये हमारा दूसरा है 3/2m माइनस 2/3n, बराबर में क्या है हमारा a स्क्वायर। तो a कितना है 3/2m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3/2m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है a का स्क्वायर इसलिए ये, फिर ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और b का स्क्वायर है, b क्या है हमारा 2/3n, तो ये हो जाएगा 2/3n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 3 तिया 9 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने ये कैसे किया है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया 9, फिर हमने बटे में जो 2 है इसका स्क्वायर किया 4 आ गया, फिर m का स्क्वायर किया m स्क्वायर, फिर ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा तीसरी सरल समीकरण थी। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा अंतिम सरल समीकरण है उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगले सरल समीकरण क्या है कि अगर आपके पास ये दिया गया है x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसके बराबर में क्या होता है हमारा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, और ये हमारा x प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारा चौथी सरल समीकरण है जो कि अंतिम सरल समीकरण है इस चैप्टर की। तो देखिए इसका हम यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 501 गुणा 502, इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको इस तरह से नहीं करना है कि जैसे आप जनरली करते हैं 501 को 502 से इस तरह से गुणा करने पर, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको ये बता दिया जाएगा कि इसमें सरल समीकरण का उपयोग करके करना है। तो आप इस सरल समीकरण का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारा जो 501 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 500 प्लस 1, है ना। तो इस तरह से 500 प्लस 1 को हम जोड़ेंगे 501 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको 500 प्लस 1 लिख दिया। इसी तरह से 502 को हम कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इसमें x है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 500, ये x हो गया, प्लस हमारा a क्या हो जाएगा, ये 1, तो ये हो गया x प्लस a। अब ये 500 हमारा क्या हो गया x, प्लस हमारा ये 2 क्या हो जाएगा, ये b, तो ये हो गया x प्लस b। तो x प्लस a x प्लस b, ये हमारा इसमें सूत्र लग जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 और प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह से x प्लस b में हमारा x क्या हो जाएगा 500 प्लस b क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b के लिए ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा x क्या हो जाएगा 500, तो ये हम कैसे कर देंगे 500 का स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर ये प्लस, यहाँ प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट में ये a प्लस b, यानी कि a क्या है हमारा 1 प्लस b क्या है हमारा 2। अब इसके बाद हमारा x है, तो x कितना है हमारा 500, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 500, फिर ये प्लस और a b है, यानी कि a हमारा क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 और b क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 500 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 25, और ये हमारा 2 जीरो है तो इसका डबल कर देंगे यानी कि 4 जीरो, तो ये हो गया हमारा 500 का स्क्वायर ये, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह, अब 1 प्लस 2, तो 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, तो 3 गुणा 500 कितने हो जाएंगे, 1500। फिर ये प्लस 1 और 2 का गुणा होगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए इस 2,50,000 में प्लस कर देंगे 1500 प्लस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा यहाँ से 2, फिर ये हमारा ये 0 और ये 5 प्लस 0 5, इसके बाद ये हमारा 1 और 0 1, ये 5 और ये 2, तो ये आ गया हमारा 2,51,502, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे गुणा करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सरल समीकरण का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थी कुछ बातें हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने सभी को अच्छे से समझ लिया है तो आप जब प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, चाहे कोई सा भी प्रश्नावली हो, आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।